हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना किस राज्य से संबंधित है। यानी ये जो योजना है ये स्टार्ट तो पहले भी कर दी गई थी, लेकिन अभी मजदूरों के बच्चों के लिए इसको विस्तारित किया गया है। और ये जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से, यानी कर्नाटक की ही ये योजना है विद्या निधि योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो देखिए, इमिनेंट पर्सनालिटीज के अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं निधन से रिलेटेड। तो अभिजीत सेन का जो निधन हुआ है ये कौन थे, तो ये थे एक अर्थशास्त्री। तो ये एक अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन, जिनका अभी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा, यानी कि बनाया जाएगा किस राज्य में विशाल दवा पार्क। तो वो है राज्य आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही एक विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ मेघदूत मशीनें लगाई हैं। तो कौन सा स्टेशन है जहां पर रेलवे के द्वारा मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं, तो वो स्टेशन है मुंबई स्टेशन। तो मुंबई स्टेशन में ही रेलवे ने मेघदूत मशीनों को लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो बात करें अगर हम दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की, यानी तीसरे सबसे धनी व्यक्ति की, तो देखिए ये जो आंकड़े हैं बदलते रहते हैं समय समय पर। अभी आप हो सकता है इनके बारे में पढ़ रहे हूँ और फिर ये आंकड़े बदल जाए। तो यहाँ पर देखिए नाम आता है गौतम अडानी का, यानी भारत के गौतम अडानी तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए और इन्होंने बर्नार्ड अर्नाल्ट को पछाड़ कर यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और फर्स्ट नंबर पर हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क, और सेकंड स्थान पर हैं जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं, यानी कितने लोकसभा के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं अगस्त 2022 तक की बात करें, क्योंकि अगले जो चुनाव होने हैं 2024 में होने हैं। तो 2024 में अगले चुनाव होने हैं और ये होगी 18वीं लोकसभा, यानी लोकसभा का 18वां सत्र होगा। हम ये कह लें सत्र नहीं यहाँ पर, यानी 18वीं लोकसभा होगी 2024 में, और अभी तक हो चुकी हैं 17। तो 17 लोकसभा हो चुकी हैं, यानी कि आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के 17 बार, और 17वें ही हम ये कह लें 17 बार जो लोकसभा के चुनाव हैं वो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नोंगक्रेम नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर उत्सव की बात की जा रही है, नोंगक्रेम नृत्य भी है उत्सव भी है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है मेघालय राज्य से। तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य मेघालय वहीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो देखिए बात है 1857 की, और फेमस है 1857 अपनी क्रांति के लिए। और इस क्रांति में अलग अलग स्थान से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो वैसे तो मुगल वंश का शासन भारत में रहा, लेकिन यहाँ पर जो मुगल शासक हुए या फिर जो भारत के राजा हुए या भारत के क्रांतिकारी, सभी ने यहाँ पर मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्लान बनाया था 1857 की क्रांति में कि सभी जगह से क्रांति को एक साथ स्टार्ट किया जाएगा। वैसे तो ये ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली से नेतृत्व किया था इस 1857 की क्रांति का, वो किया था मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। और यहाँ पर फिर इसको अंग्रेज़ों के द्वारा इस विद्रोह के बाद क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि इसने ही दिल्ली से नेतृत्व किया है, यानी वो शामिल है 1857 की क्रांति में, तो फिर इसे पेंशन पर रंगून भेज दिया जाता है, यानी देश छोड़ने को ही मजबूर कर दिया जाता था। जिस मुगल वंश का शासन भारत में रहा उसी के एक शासक को देश छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो श्वेत प्रकाश है, अगर हम बात करें जो श्वेत प्रकाश है, जब आप उसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 पार्ट में यहाँ पर बदल जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी वायलेट और रेड, यानी वायलेट शुरू में होता है और रेड लास्ट में। तो देखिए विबग्योर यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश जैसा कि हमें देखता है श्वेत होता है, यानी सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, फिर जैसे उसके हम प्रिज्म में गुजारते हैं तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ये घटना होती है वर्ण विक्षेपण की।
अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो कोई अगर धन होता है किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाला जो धन होता है, उसका जो कुल स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। तो इसे मुद्रा आपूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गर्म धारा है, यानी कौन सी गर्म धारा है इन चारों में? तो ये देखिए, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और जियोग्राफी में भी आएंगे आप तो ओशियनोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यानी कि समुद्र विज्ञान से संबंधित, क्योंकि ठंडी धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं भी होती हैं। अब देखिए, जो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं में क्या अंतर होता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, गर्म धारा होती है और ठंडी धारा। तो जो गर्म धारा होती है ये भूमध्य रेखा के आसपास चलती है, और हम सभी को पता है कि जो भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा वाला भाग है, उसके आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास ही चलती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं जो गर्म धाराएं, और ठंडी धारा ध्रुवों से, क्योंकि ध्रुवों पर ठंडी होती है, वो नॉर्थ पोल हो या फिर हो साउथ पोल, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो ठंडी धाराएं हैं वो चलती हैं। तो ठंडी धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर और गर्म धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। अब इन चारों में बताना है आपको कौन सी गर्म धारा है। तो यहाँ पर देखिए, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर गर्म धारा है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली यह धारा है गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म धारा है। उसके अलावा फाकलैंड, केनरी या आपकी लेब्राडोर, ये सभी कैसी धाराएं हैं? ये सभी हैं ठंडी धाराएं। तो ये तीनों ठंडी धाराएं हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो बात करें अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो संविधान के कुल अंग हैं वो हैं यहाँ पर 3। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? तो पहले भी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो पृथ्वी की यहाँ पर संरचना होती है, 3 पार्ट होते हैं इसमें, जिसे हम यानी ऊपर वाले भाग को भूपर्पटी, फिर यानी क्रस्ट, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सबसे नीचे ये होता है हमारा कोर वाला पार्ट, और इस प्रकार से हम पढ़ते हैं इसे सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल, सीमा, निफे के नाम से जानते हैं। तो अंदर वाला जो भाग होता है, यानी जो केंद्र वाला भाग होता है, सेंटर या कोर का भाग होता है, उसे हम निफे कहते हैं। और निफे का मतलब क्या है? तो Ni से निकिल और Fe से लोहा, यानी निकिल और लोहा से ही निर्मित होता है पृथ्वी का मुख्य केंद्र भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो बात की जाए 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। देखिए, पृथ्वीराज चौहान हम जनरली कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन इनका ओरिजिनल जो नाम है यानी पृथ्वीराज चौहान भी नेम कहते हैं, लेकिन ये तृतीय नंबर के थे, यानी पृथ्वीराज तृतीय। अगर द्वितीय प्रथम है तो वहाँ पर फिर तृतीय सही आंसर होगा। पृथ्वीराज तृतीय को ही यानी हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, और इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। और 2 युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, एक होता है 1191 में, एक होता है 1192 में, और इसे हम जानते हैं, यानी इन दोनों को जानते हैं तराइन के बैटल्स के नाम से। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, और फिर यहाँ पर 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। तो 2 युद्ध हुए, दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए, और इसमें जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतते हैं, और दूसरे युद्ध में यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो देखिए, पहले युद्ध में यहाँ पर बात की जा रही है 1191 वाले युद्ध की, तो इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी जो राजपूत वाली एक स्पिरिट होती है वो दिखाई, क्योंकि मोहम्मद गौरी यहाँ पर भाग गया था, तो इन्होंने उस पर हमला नहीं किया, यानी उसकी हत्या नहीं की, उसको इस युद्ध में मारा नहीं। और वही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी पुनः वापस आता है 1192 में, और वो यहाँ पर तराइन का सेकंड बैटल जीतता है, और फिर यहाँ पर मोहम्मद गौरी कई साल शासन भी करता है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की,
क्योंकि ये मानते थे कि जो राजपूत हैं वो भागते हुए यानी पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु पर हमला नहीं करते। तो यही उनकी भूल थी, इसीलिए फिर मोहम्मद गौरी दोबारा वापस आता है और फिर इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराता है दूसरे युद्ध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो बात की जाए आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद परिवर्तित हो जाता है, तो वो है आयोडीन। तो आयोडीन से क्रिया करने के बाद ही ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है जो आलू में स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कौन सा ईयर था जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वो है 1829 में। और सती प्रथा को यानी इस पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था और इसके लिए राजा राम मोहन के कार्य भी काफ़ी यहाँ पर सराहनीय है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो बास्केटबॉल में अगर आप एक फ्री थ्रो करते हैं तो वो होता है 1 अंक का, यानी 1 अंक का होता है बास्केटबॉल में फ्री थ्रो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले गायक या गायिका हैं? तो आपको बताना है किसे संगीत के क्षेत्र में, या हम ये कह लें कि संगीत या वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी सबसे पहले। तो यहाँ पर नाम आता है MS सुब्बुलक्ष्मी का। तो MS सुब्बुलक्ष्मी को ही सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था गायक की फील्ड में, यानी हम कह लें गायक में सबसे पहले, सिंगर में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को ही भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतने से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी कितने सदस्य होने चाहिए? मैक्सिमम इससे अधिक नहीं हो सकते। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 तो आते हैं राज्यों से और मैक्सिमम 20 आ सकते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से। 530 आते हैं आपके स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 को यहाँ पर किया जाता है मनोनीत। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है 552 की, जो कि एक मैक्सिमम संख्या, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो राज्यों से 530 से ज़्यादा नहीं आ सकते और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा करने पर जोर दिया था? तो वो थे बाबा दयाल दास। तो बाबा दयाल दास ने ही पंजाब में ईश्वर की निरंकार रूप में पूजा करने पर जोर दिया था। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 20+ यानी 20 क्वेश्चन हम किए और साथ ही साथ जो भी अदर फैक्ट बन सकते थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।